मंगलेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, धन्यवाद ये अरविंद जी। हाँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज हिंदी के एक वरिष्ठ और बहुत ही प्रतिष्ठित कवि से मैं अंतरंग बातचीत कर रहा हूँ। मंगलेश जी का थोड़ा सा परिचय जितना मैं जानता हूँ उतना आप लोगों को दे दे रहा हूँ। मंगलेश जी का जन्म जो है वो गढ़वाल जिले में हुआ था। कोई एक गांव है काफल पानी, और उसके बाद से मंगलेश जी ने जनसत्ता सहित कई पत्रिकाओं में संपादन किया, और इनकी कविता की किताबें जो हैं वो जो सबसे पहली थी पहाड़ पर लालटेन, फिर घर का रास्ता, फिर हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, और नए युग में शत्रु। और इसके बाद इन्होंने कुछ गद्य संग्रह भी लिखे हैं, जैसे लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन, और यात्रा संस्मरण है इनका, एक बार आयोवा, एक सड़क एक जगह, और बहुत सारी किताबें हैं। और प्रतिनिधि कविताएं भी का भी चयन मंगलेश जी का आ चुका है। मंगलेश जी की कविताएं देश विदेश की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं, और इन्होंने अपनी कविताओं का कई मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठियों में, काव्य समारोहों में पाठ किया है। बाकी मंगलेश जी से हम जानना चाहेंगे कि एक तो परिचय जो मुझे पता था, ये तो पूरा परिचय नहीं होगा, लेकिन एक चीज मैं जरूर यहाँ पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने कविता लेखन कब से शुरू किया, और कविता लेखन ही क्यों शुरू किया आपने? हाँ, आपको धन्यवाद इसके लिए, मेरा परिचय देने के लिए। और आपके जो जितने दर्शक और श्रोता लोग हैं उनको भी मेरा नमस्कार, उनको उनको भी मेरा शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से इसका जवाब तो यही होता है कि बचपन से लिखना शुरू कर दिया था। तो आमतौर पर अ, ज्यादातर लोग अपने बचपन से ही लिखना शुरू कर देते हैं, हालांकि अपवाद भी इसके जरूर हैं। तो एक तो मेरे घर में बड़ा साहित्यिक माहौल था, और मेरे दादा पिता ये सब लोग ज्योतिष, संस्कृत, आयुर्वेद और ज्योतिष के बड़े विद्वान लोग थे। मेरे पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, और वो एक स्थानीय औषधालय के इंचार्ज थे, और वो गढ़वाली भाषा में कविता करते थे, कविता लिखते थे। साथ में अपने गांव में उनकी एक नाटक मंडली थी, हर साल 3 या 4 नाटक करते थे, ज्यादातर राधेश्याम कथावाचक के। और वो उसमें अभिनय भी करते थे, हारमोनियम भी बजाते थे, और अ, उसका निर्देशन भी करते थे, यहाँ तक उसके पर्दे भी अ, और उसकी जो प्रॉप्स जिनको कहते हैं, जो सामग्री होती है रंगमंच की, उसको उसको भी वो तैयार करते। तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत सी किताबें थी। मेरे पिता की 4-5 किताबें हैं गढ़वाली भाषा में, 2 खंड काव्य हैं। तो इस सब का असर मुझ पर पड़ा, और मैंने बचपन से ही काफी कविता पढ़ ली थी बचपन में। अपने पिता अपने मेरे पिता को पुस्तकालय था, और असल में वो हमारा इलाका तो बहुत पिछड़ा हुआ था, और काफल पानी। लेकिन उस पिछड़े हुए इलाके में भी जो मेरी सबसे बड़ी दीदी थी, उनका पिछले दिनों निधन हुआ है। वो पहली लड़की थी जिसने 5वीं कक्षा पास की थी, और उसके लिए उस समय की जो पत्रिकाएं थी वो आया करती थी। बालक जैसे एक पत्रिका थी, एक पत्रिका थी शिशु, जो मुझे याद है, जिसकी फाइलें अभी तक हमारे यहाँ पड़ी हुई है। इसके अलावा सरस्वती पत्रिका आती थी, और माधुरी के कुछ अंक भी मैंने देखे। और कल्याण, जो गीता प्रेस गोरखपुर से चलता है, वो उसकी हमारे यहाँ बहुत फाइलें हैं। और उसमें उस समय भी की भी रंगीन छपाई उसमें होती थी, आश्चर्यजनक है। तो ये सब चीजें उस समय थी। और साथ में हमारे हमारे गांव की प्रकृति थी,
पेड़, पानी, घास और स्त्रियों का श्रम, जो कि बहुत श्रम करती थी स्त्रियां, लकड़ी, घास, पानी लाना, फिर घर के सारे काम करना। तो उनका अथक श्रम जो था, और जो प्रकृति थी, पहाड़, पेड़, घास, पानी और चट्टाने, पत्थर। तो हमारे यहाँ पत्थर इतने ज्यादा हैं कि इसीलिए उसका नाम गढ़वाल पड़ा। तो पत्थरों के गढ़ बनाए जाते थे, और जो स्थानीय जो राजा लोग थे, छोटे छोटे, या जिनको इनकी रियासतें हुआ करती थी, वो अपने राज्यों की पहचान के लिए गढ़ बनाया करते थे। तो अभी विशाल पत्थरों के गढ़ हमारे यहाँ मौजूद हैं, और ये तय करना मुश्किल होता है कि यहाँ पत्थर पहले आए या आदमी पहले आए, या पत्थर ज्यादा जरूरी थे या मनुष्य ज्यादा जरूरी था। तो इस तरह से मेरे लेखन की शुरुआत हुई, और शुरू में जो गीत वगैरह लिखता था, और फिर मैं आधुनिक कविता की ओर बढ़ा। हमारे उत्तराखंड के एक प्रमुख कवि हैं लीलाधर जगूड़ी, तो उनसे भी दोस्ती हुई। हम कुछ 4-5 लोग थे उत्तरकाशी टिहरी में, जो कि कविताएं लिखने लगे थे। त्रिनेत्र जोशी, प्रभाती नौटियाल, और हम लोग, जगूड़ी हमारे वरिष्ठ मित्र थे, जिनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिला। तो फिर मैं जब दिल्ली आया, तो दिल्ली आकर के मैं मार्क्सवाद के संपर्क में आया। फिर दुनिया की बहुत सी कविताएं पढ़ी, हिंदी की बहुत सी कविताएं पढ़ी। तो इस तरह से एक लिखना शुरू हुआ। तो मार्क्सवाद ने आपको आकर्षित किया एक तरह से। जी हाँ। और आप ऐसा महसूस करते हैं कि मार्क्सवाद से कुछ जानने समझने के बाद आपकी कविताओं का रंग, आपकी कविताओं का भाव, आपकी कविताओं की भाषा में परिवर्तन हुआ कुछ? देखिए, असल में क्या है कि जब मैं दिल्ली आया, तो उस समय देश में एक बहुत बड़ी हलचल थी, बड़ी उथल पुथल थी। सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक, बौद्धिक स्तर पर बहुत उथल पुथल थी। ये बात है 70 के आसपास, 70 की शुरू, 1970 की शुरू की। तो आ, आ, हवा में जो थी वो, एक तो नेहरू युग से मोहभंग था, और गैर कांग्रेसवाद था लोहिया जी का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, जिसके असर में बहुत से मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी थे। उधर नक्सलबाड़ी की जो क्रांति गर्जना थी, वसंत गर्जना थी, वो सुनाई दे रही थी। बांग्ला में भूखी पीढ़ी की जो कविता है वो गूंज रही थी हवा में। उसी के बाद जो एक प्रतिबद्ध कविता की शुरुआत हुई। हिंदी में कविता का माहौल गर्म था, लेकिन वो जो नक्सलबाड़ी आंदोलन था, उसने एक पूरी पूरी काव्यात्मक फिजा बदल दी। उस समय बंगाल में, पंजाब में, हिंदी में, आंध्र में, यानी बांग्ला, पंजाबी और तेलुगु, इन भाषाओं में जो है क्रांतिकारी कविता लिखी जाने लगी। इसका असर हिंदी पर भी पड़ा, और हिंदी में भी बहुत से लोगों ने जो है वो नक्सलवाद से प्रभावित होकर कविता लिखना शुरू की। इसमें खास बात यह है कि जो कविता में जो निहायत व्यक्तिवादी आंदोलन चल रहे थे, मसलन हिंदी में कविता, बांग्ला में भूखी पीढ़ी, आंध्र में मतलब तेलुगु में जो है दिगंबर पीढ़ी, ये सभी, इन सभी लोगों का एक तरह का वैचारिक कायाकल्प हो गया, और ये सभी लोग मार्क्सवाद, क्रांतिकारी जो एक व्यक्ति चेतना थी, उसकी ओर आए। और उसी दौर में मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में, जो महान कविता उनकी है, वो प्रासंगिक होना शुरू हुई नए सिरे से। और वो तो एक, उसने, इस कविता ने भूखी पीढ़ी की कविता और दिगंबर कविता, इन सबको पृष्ठभूमि में धकेल दिया। और आश्चर्य करेंगे आप कि दिगंबर रची तालु संगम, जो कि तेलुगु में शुरू हुआ था, वो अब विप्लवी
विप्लवी रचयितालु संगम बन गया, क्रांतिकारी लेखक संगठन। तो इस तरह के परिवर्तन हुए। तो ये जाहिर है ये परिवर्तन जो थे, और उस समय एक बड़ा स्वप्न हमारे यहाँ आंखों में था कि चीजें बदलेंगी, और चीजें नहीं बदली वो अलग बात है, लेकिन वो एक स्वप्न था। तो लेकिन विचारधारा का कोई ऐसा एकदम सीधा कोई आंतरिक असर रचनाओं पर नहीं होता है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि विचारधारा तुरंत कविता को बदल देती है, मेरे ख्याल से वो काफी भ्रामक है, क्योंकि विचारधारा और रचना प्रक्रिया है उसका रिश्ता इतना सरल नहीं होता है। तो लेकिन अगर हम गौर से देखें तो उन रचनाओं में वो चेतना दिखाई देगी जो कि मार्क्सवाद ने हम लोगों को दी। हमारे दौर में अनेक रचनाएं ऐसी हुई जो कि सीधे प्रत्यक्ष थी, और मसलन आलोक धनवा की जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, इस तरह। लेकिन आलोक धनवा की दूसरी कविताओं में वो चेतना बरकरार रही, भले ही वो उतने मुखर रूप में न हो। अगर आप उस बिटवीन द लाइंस पढ़ना इसको कहते हैं, ये पढ़ें तो आपको लगेगा कि ये चेतना जो है बरकरार है, लेकिन वो उसका स्वरूप बदल गया है। तो बदले हुए स्वरूप में, तो जैसे मैंने कोई शायद बहुत कम कविताएं मेरी ऐसी हैं जो कि सीधे प्रत्यक्ष, शायद पहाड़ पर लालटेन कविता है, एक दो और कुछ कविताएं हैं, लेकिन ये विचारधारा का ये कोई प्रत्यक्ष ऐसा असर शायद देखने की बजाय हमें उसकी बारीकियों में देखना पड़ेगा। मतलब कविता की बारीकी दिल से होती है और विचारधारा दिमाग से होती है। मतलब मेरे ख्याल से कुल अगर आम नहीं भाषा नहीं में नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि दिल और दिमाग अलग अलग चीजें हों। क्योंकि विचारधारा जो है, कोई विचारधारा रचना में तभी आती है जब विचार आपकी संवेदना में बदल गया हो। तो वो जिसको ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान कहते थे, वो प्रक्रिया यही है, वो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया यही है, यही उसकी डायलेक्टिक्स है कि आपकी संवेदना विचार में बदल जाए और आपका विचार संवेदना में बदल जाए। तो विचार, अगर मैं सिर्फ विचार के स्तर पर रह जाता हूं, क्योंकि देखिए बर्टोल्ट ब्रेख्ट ने भी कहा था कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी महसूस करने का मामला है, अगर हम उसे महसूस करते हो तो, है ना। ये नाज़िम हिकमत कहते हैं आखिरकार सारा मामला दिल का है। तो ये क्या है, मतलब दिल जो है, यानी विचार का मामला भी दिल का ही मामला है असल। तो ये बड़ा संश्लिष्ट है, मतलब इसको ऐसा, इस तरह का विभाजन इसमें संभव नहीं है कि विचार कुछ अलग है और दिमाग कुछ अलग है, भावना कुछ अलग है, दिल कुछ अलग है ना। ऐसा हो सकता है कि कुछ कविताएं ऐसी हों जो हमारे दिमाग को अपील करती हों, हमारे दिमाग को झिझोड़ती हूँ, और कुछ कविता ऐसी हो सकती हैं जो हमारे दिल को जो है मर्म को स्पर्श करती है। ऐसा हो सकता है, लेकिन अंततः सारी रचना प्रक्रिया बहुत संश्लिष्ट है, वो बहुत जटिल है। तो हम ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं हो सकता कि नाज़िम हिकमत की 10 कविताएं क्रांतिकारी हों और 10 कविताएं जो है क्रांतिकारी न हो, या यह नहीं हो सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह की वाम 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 निशा समय साम्यवादी, या गवालियार के मजूर का हृदय, हाँ, ये जब शमशेर जब ये लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ वो क्रांतिकारी होते हैं और वहां जो है टूटी हुई बिखरी हुई में क्रांतिकारी नहीं रहते, नहीं, वो रहते हैं दोनों जगह। मुक्तिबोध की कविता में कोई सीधे क्रांति का आह्वान नहीं है, उसमें तो बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ी यातना है इस मनुष्य का, हमारे समाज में साधारण मनुष्य की यंत्रणा है, लेकिन तब भी क्रांतिकारी है वो। आखिरकार क्या कारण है ना। तो एक समय ऐसा था कि जब कविताओं में गुस्सा बहुत व्यक्त होता था। वो मैंने जी जी, हिंदी की भाषा में भी, अन्य भाषाओं में भी मैंने देखा है। जैसे हाँ नवारुण भट्टाचार्य की कविताओं में मैंने देखा कि गुस्सा, झुंझलाहट, क्रोध बहुत है उनमें, हाँ 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 उनकी हाँ, उनकी कविताओं में।
और फिर धीरे धीरे ये गुस्सा, ये क्रोध, ये धीरे धीरे शांत होने लगता है। कविताएं जब आगे बढ़ती है, कविताओं की जब यात्रा आगे बढ़ती है तो, और फिर वो शांत लहरों की तरह कविता जो है अपना काम करना शुरू करती है, मतलब लिखी जा रही है। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? वो समय की मांग थी या क्या वो जोश था उस समय, जो जिसको आपने कहा कि कलकत्ता में जो वसंत गर्जना हुई उसका असर रहा हो, जो वहां देखिए पर बात यह है कि, हाँ जी 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 जी, असल में बात यह है कि नवारुण की जो ये मृत्यु उपत्यका मेरा देश नहीं, तो इसी संग्रह का अनुवाद तो मैंने ही किया था। और नवारुण बहुत घनिष्ठ मित्र और कॉमरेड थे, और उनका मानना यह था कि मेरे जो अनुवाद हैं वो उनको काफी पसंद आते थे उनको। बहरहाल देखिए, जब आप युवावस्था में जो आवेग क्रोध तो अधिक होता ही है, ये स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, है ना। तो ये तो एक अगर आपकी जो आपका युवा है तो आप में जाहिर है गुस्सा होगा, एक घृणा भी होगी, आप में एक प्रतिरोध होगा, चीख पुकार होगी। लेकिन शायद आगे चलकर वो गुस्सा, वो क्रोध जो है वो एक ज्यादा तर्कपूर्ण क्षोभ में बदल जाए। तो गुस्सा जो है, क्रोध जो युवावस्था में क्रोध होता है, वो बाद में क्षोभ में बदल सकता है। इसमें दुख भी है और क्रोध भी है। तो ये संभव है, ये इसमें तो कोई ये नहीं है। लेकिन उस दौर की जो कविता थी, जो नक्सलवाड़ी का जो दौर था, कांग्रेस से नेहरूवाद से जो मोहभंग का दौर था, उस दौर के समाजवादियों में भी गुस्सा था। उस दौर के समाजवादी भी जो है वो विश्वविद्यालयों में और यहाँ वहाँ मंचों पर बहुत चीखते थे और बहुत इस व्यवस्था को ढहाने की मांग करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया खुद एक क्रुद्ध व्यक्ति थे, जिनको इस सब पर क्रोध है। तो ये सब उस समय था। लेकिन ये जो नक्सलवाद से प्रभावित कविता थी, इसका क्रोध निरा क्रोध नहीं था, बल्कि वो एक राजनीतिक क्रोध था, वो एक पॉलिटिकल एंगर था। ये हम नवारुण की तमाम कविताओं में ये उस दौर की जो है, ये उस राजनीतिक क्रोध हम देख सकते हैं। या जो आलोक धनवा की कविताएं हैं, कुमार विकल की कविताएं उस दौर की, उनमें जनता का आदमी हो, गोलीदाव का पोस्टर हो, या कुमार विकल की कविता की किसका खून है, तो आप ये देखेंगे कि उनका जो क्रोध है वो व्यक्तिवादी क्रोध नहीं है, वो कोई आत्मगत क्रोध नहीं है, जो कि कविता में भी था और बांग्ला की भूखी पीढ़ी में भी था। और मसलन मलय राय चौधरी की लंबी कविता जख्म, वो अत्यंत बहुत बड़े क्रोध की कविता है। राजकमल चौधरी में भी क्रोध है, लेकिन उस क्रोध का स्वरूप जो है वो बहुत व्यक्तिवादी है। तो वो व्यक्तिवादी क्रोध और राजनीतिक क्रोध दो अलग अलग मेरे ख्याल चीजें हैं। और फिर बाद के वर्षों में तो आदमी जब अनुभव संपन्न होता है, उम्र उसकी बढ़ती है, उसका विवेक जागृत होता है, तो जाहिर है क्रोध, क्योंकि असल में क्रोध अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है, अपने आप में वो एक लक्षण हो सकता है एक दौर का, वो एक उद्देश्य नहीं हो सकता, वो एक अंतिम परिणति नहीं हो सकती है। तो ये जितनी राजनीतिक कविता हमारी है वो क्रोध की कविता नहीं, उसमें एक तत्व जो है उसकी निर्मित में एक तत्व क्रोध हो सकता है, लेकिन इसको एक क्रोध को मूल्य नहीं माना जा सकता। मैंने देखा कि उसी दौर में गोरख पांडे ने बाद में कुछ कविताएं लिखी उसी दौर से प्रभावित होकर के, और उनकी कविताओं में उस तरह का क्रोध नहीं है, मैंने देखा है। और वो भावनाओं से ओतप्रोत कविताएं हैं, चाहे वो भोजपुरी में उन्होंने गीत लिखे हों, चाहे कविताएं लिखी हों, और उसमें मर्म है। मतलब वो कविताएं जो हैं वो दिल को छूती हैं। मतलब
हाँ, बड़े शांत भाव से वो हमारे दिल और दिमाग को छूती हैं। तो मेरा सवाल ये था कि क्या वो उस दौर के धीरे धीरे खत्म हो जाने के बाद से लोगों के संवेदना और विचार दोनों मतलब संवेदना ने विचार को ऑब्जर्व कर लिया और विचार ने संवेदना को ऑब्जर्व कर लिया और तब कविताएं लिखी जाने लगी, जैसे आपके शब्दों में अगर कहूं तो। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, देखिए, गोरख जी हमारे बहुत प्रिय और क्रांतिकारी कवि हैं। तो गोरख में लोक संवेदना बहुत प्रबल थी, और उनमें लोक जीवन की, लोक संवेदना की बहुत गहरी समझ थी। और सात सुरों में पुकारता है प्यार, या दूसरे उनके भोजपुरी के समाजवाद बहुआ धीरे धीरे आई, ये हिले ले झकझोर दुनिया, वो एक लोक परंपरा से आए थे। इसलिए गोरख जी ने जो है वो आधुनिक कविता उन्होंने उतनी नहीं लिखी, या उतनी उनकी प्रभावी नहीं हुई जितनी उनकी लोक संवेदना से प्रभावित कविताएं हुई। वही वो अद्भुत कविताएं हैं। ऊपर से गोरख जो थे दर्शन शास्त्र के देता थे, और वो तो एक दार्शनिक और लोक संवेदना मिल करके उसने उनकी कविता को एक अपना अलग रंग दिया। और वो हमारे बहुत जरूरी कवि हैं, आज शायद बहुत अधिक गाए जाते हैं, वो गाए गए हैं। और इसलिए लोक तो आपके दिमाग से ज्यादा, उसका चरित्र यही होता है कि वो आपके दिमाग से ज्यादा आपके दिल को स्पर्श करता है। लोक जो है वो दिल की बात कहता है, दिमाग उसके उसके पीछे रहता है, लेकिन वो दिमाग से अधिक वो दिल को प्रमुखता देता है। तो गोरख के सभी गीत जो हैं वो इसके इसके मुझे उदाहरण है इसके। मतलब कहने का मतलब ये है कि कविता में क्रोध जो था वो एक दौर था, लेकिन वो व्यक्तिवादी क्रोध नहीं था, वो समाज की चिंता को लेकर जो क्रोध पैदा हुआ था वो था। हाँ, और नहीं, व्यक्तिवादी क्रोध था कविता में, कविता के दौर में था, भूखी पीढ़ी था। और उस दौर में इस फैशन में जितनी कविताएं लिखी गई उन सब में एक निजी क्रोध, निजी कुंठा, निजी एक निजी निजी प्रतिरोध है, लेकिन उसका कोई राजनीतिक, लेकिन वो क्रोध भी अपने दौर से उपजा था। ऐसा नहीं था कि वो कोई आंतरिक या ऊपर ऊपर से थोप दिया गया रहा हो, लेकिन उसकी सीमा ये थी कि वो अपने राजनीति को तय नहीं कर पाया, क्या राजनीति है उसकी है। हाँ, क्योंकि नागार्जुन जी ने भी सीधे सीधे उस दौर में इंदिरा गांधी को निशाना साधते हुए कविताएं लिखी थी, हाँ, नागार्जुन हाँ, जी ने भी। जी, 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 हाँ, नागार्जुन क्योंकि मार्क्सवाद और कम्युनिज्म और जो प्रगतिशील कविता की परंपरा थी, तो वो तो सबसे बड़ी कवि हैं उसके। तो जाहिर है वो तो उससे आए थे, तो उन्हीं की परंपरा वो थी। प्रगतिवादी कविता, प्रगतिशील परंपरा के सबसे बड़े कवि तो नागार्जुन ही है। तो इसलिए कि वो तो उन्हीं कविताओं में स्वाभाविक था, और उन्हीं कविता बहुत डायरेक्ट भी है, प्रत्यक्ष भी है, परोक्ष भी है। तो उन्होंने हर तरह की कविताएं लिखी उन्होंने। उनके यहाँ जितनी विविधता मिलती है शायद दूसरे कवियों का नहीं मिलती है। मंगले जी, आज जो कविताएं लिखी जा रही हैं, आज के दौर में जो कविताएं लिखी जा रही हैं, हाँ जी, और बहुतायत में कविताएं लिखी जा रही हैं, इनका मूल्यांकन आप किस रूप में करते हैं? देखिए, आज जो लिखी जा रही है उनका मूल्यांकन करना तो मुश्किल है। वो तो मूल्यांकन करना संभव नहीं है। मूल्यांकन तभी हो पाता है जब जब एक दौर गुजरने को होता है, या एक दौर जो है, या कोई नया दौर आने को होता है। तो जो जो वर्तमान में लिखा जा रहा है उसका मूल्यांकन क्या होगा, क्योंकि वो तो कभी भी बदल सकता है, कभी भी परिवर्तन आ सकता है उसमें। वो विकासमान है, ये मान के चलना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज बहुत अधिक कविता लिखी जा रही है, और ये कविता का लोकतांत्रिकरण है। ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी ज्यादा कविता लिखी जा रही है। और मुझे लगता है कि ये जो नए माध्यम आए हैं, सोशल मीडिया, जिसके जरिए आप और मैं बात कर रहे हैं यहाँ पर, या जो
फेसबुक नहीं होता तो शायद हम लोग ये बात नहीं कर पाते। तो फेसबुक है, सोशल मीडिया के दूसरे रूप हैं, ब्लॉग हैं, यहाँ तक कि ट्विटर है, और पूरे डिजिटल माध्यम जितने आए हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी है और तकनीकी विकास कोई भी जो है वो गलत नहीं होता है, वो ज्यादा लोकतांत्रिक होता है, ज्यादा लोकतांत्रिक बनाता है। ये अलग बात है कि पूंजीवाद और दूसरी चीजें उनका क्या इस्तेमाल करती है, बाजार क्या इस्तेमाल करता है उनका, जो विराट पूंजी से संचालित होने वाला बाजार है उनका इस्तेमाल क्या करता है वो। तो मसलन ये जो फेसबुक की जो इजाद हुई थी, ये एक विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच आपसी एक सामुदायिक रूप से जुड़े रहने के लिए हुई थी। और धीरे धीरे बाजार ने उसका, पूंजीवादी बाजार ने कितना व्यापक इस्तेमाल कर दिया कि आज जो है फेसबुक पे जो पूरी दुनिया फेसबुक पे जो है मौजूद है। तो ये बाजार इस्तेमाल करता है इन चीजों का, लेकिन इनके अपने लाभ भी हैं। तो इनके अपने नुकसान है और इनके अपने लाभ हैं। तो ये निर्भर करता है कि हम उनका क्या उपयोग आज जो करते हैं। अब तो फेसबुक पे गाली गलौज दी जा रही है, हाथापाइयां हो रही है वर्चुअल, और तो इतना एक बड़ा गंदा माहौल भी आ गया है। तो खैर बहरहाल, लेकिन मेरा कहना यह है कि आज इस सब ने कविता को नए मंच दे दिए हैं, नए माध्यम जो है सुलभ करा दिए हैं। आज बहुत सी महिलाएं ऐसी, हजारों की संख्या में, जो कि पहले जिन्होंने कुछ भी लिखने के बारे में सोचा ही नहीं था, वो अपने दिन भर की भावनाओं को फेसबुक पर डाल देती हैं, कुछ लाइक्स मिल जाते हैं उनको, उससे वो संतुष्ट हो उठती हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, और बहुत से पुरुष भी ऐसे हैं जो फेसबुक से बाहर नहीं आना चाहते। वो अपनी कोई किताब नहीं छपवाना चाहते। उनसे कहिए कि आप अपनी किताब छपवाइए, वो कहते हैं नहीं, हम फेसबुक पर ही रहे। क्योंकि फेसबुक जो कि ये जरा भी टिकाऊ माध्यम नहीं है, ये इसके पास कोई अपनी याद नहीं है, स्मृति नहीं है, उसके बावजूद लोग इसमें रहना चाहते हैं, क्योंकि उसको एक आइडेंटिटी देता है वो। जिन महिलाओं की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उनको पहचान दे दी गई है इससे। तो ये तो अच्छी अच्छी बात है, लेकिन उसका स्तर कोई बहुत अच्छा नहीं है, ये भी मुझे कहना चाहिए। उनका वो कोरी अनुभूतियां हैं वो, और ज्यादातर कोरी अनुभूतियां जो है, अनुभूतियां कविता नहीं होती। तो कविता के लिए तो अनुभूति को जो है वो अनुभव से होकर गुजरना पड़ता है, अनुभव बनना पड़ता है। तो अनुभूति और अनुभव का जो फर्क है, वही शायद मुझे लगता है फेसबुक की कविता और फेसबुक से बाहर की कविता का है। तो लेकिन फेसबुक के अपने इस्तेमाल हैं, और ये एक हो सकता है कि इन्हीं में से ये जो फेसबुक पर या दूसरे डिजिटल माध्यमों में जो लोग सक्रिय हैं इस समय कविता में, वो उन्हीं में से कुछ अच्छी कविता आ सकती है, और आई भी है। या तो कुछ अच्छे कवि फेसबुक पर आते हैं, या कुछ कवि फेसबुक पर आकर अच्छे हो जाते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये प्रक्रिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मूल्यांकन किया जा सकता है अभी। मूल्यांकन तो मुझे लगता है कि जो दौर गुजरने को है, उसका मूल्यांकन हो सकता है। और मूल्यांकन की बात अगर आप करते हैं, तो हिंदी में क्या मूल्यांकन है? हिंदी में कोई मूल्यांकन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। हिंदी में रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण, एक हद तक मुक्तिबोध का मूल्यांकन हुआ, ये कह सकते हैं। क्योंकि आज से शायद मुझे लगता है 30 वर्ष पहले तो मुक्तिबोध को अकादमिक जगत में कोई जानता तक नहीं था। और जब मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में एकाएक प्रासंगिक हुई युवा पीढ़ी के बीच में, और ये वही पीढ़ी थे जो नक्सलबाड़ी आंदोलन से प्रभावित थी, उसने अंधेरे में वो नए सिरे से प्रासंगिक बनाया। इस बात के प्रमाण मौजूद है। सन 64 में मुक्तिबोध का संग्रह प्रकाशित हुआ था। सन 64 के बाद जब पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी की बसंत गर्जना हुई, उसकी गूंज हिंदी तक आई, और देश की बहुत सी भाषाओं
भाषणों कविताओं में परिवर्तन हुए, तो अंधेरे में जो है एक नए सिरे से प्रासंगिक हो उठी। और उसकी भूमिका जो है मुक्तिबोध ने लिखी, उसकी भूमिका शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी थी। शमशेर बहादुर सिंह के घनिष्ठतम चित्रकार और रंगकर्मी मित्र विजय सोनी ने अंधेरे में पर एक नाटक किया। अंधेरे में पर लगभग उन्होंने 40 मिनट का नाटक प्रस्तुत किया, जिसके लगभग 100-150 प्रदर्शन उस दौर में हुए। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है अपने आप में, जिसको अब कोई याद नहीं करता है। तो क्योंकि हिंदी में विस्मरण बहुत ज्यादा है, लोग याद नहीं रखना चाहते हैं। तो ये वो दौर था जो कि जिसने अंधेरे में को मुक्तिबोध को नए सिरे से प्रासंगिक बनाया। और आज मुक्तिबोध के बिना अकादमिक जगत का काम नहीं चलता है ना। मुक्तिबोध का जाप मंत्र की तरह लोग कर रहे हैं, माला की तरह फेर रहे हैं। तो लेकिन तो मेरे ख्याल से ये जो बात बोल रहा था वो ये था कि ये उनका मूल्यांकन एक हद तक हुआ है। उसके बाद रघुवीर सहाय को नारायण कह सकते हैं, एक हद तक उनका मूल्यांकन या विश्लेषण हुआ है। लेकिन आपके पास डॉक्टर नामवर सिंह के बाद कोई आलोचक है नहीं जो कि व्यावहारिक समीक्षा करता हो। व्यावहारिक समीक्षा, सैद्धांतिक समीक्षा लोगों ने की है, लेकिन व्यावहारिक समीक्षा किसी ने नहीं की। किसी ने मतलब मेरा आशय है, किसी ने एक पैनोरामिक ढंग से एक विस्तृत दृष्टि के साथ और पूरे साहित्य को, पूरी कविता की परंपरा को ध्यान में रखते हुए जो है किसी ने ऐसा विश्लेषण नहीं किया। लेकिन कुंवर नारायण और रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह की पीढ़ी के बाद जो पीढ़ी आई, जिसमें चंद्रकांत देवताले, विनोद कुमार शुक्ल, विष्णु खरे, अशोक वाजपेयी, कमलेश, धूमिल, जगूड़ी, ऋतुराज, इस तरह के लोग हैं, लगभग 10-12 लोग। इन्होंने क्या किया है, इनका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ। इनका क्या योगदान है हिंदी कविता में, कोई मूल्यांकन नहीं है। मुझे लगता है कि इनका जो एक बड़ा योगदान है इन लोगों की पीढ़ी का, उसको रेखांकित किया जाना बाकी है। मसलन विनोद कुमार शुक्ल ने जो किया वो विष्णु खरे ने नहीं किया। उस पीढ़ी में इतनी विविधता है। चंद्रकांत देवताले की कविता ऋतुराज की कविता से बिल्कुल अलग है। तो एक सबसे बड़ी चुनौती आलोचना के सामने ये थी कि वो इस पीढ़ी का मूल्यांकन, इस पीढ़ी को रेखांकित करती कि इन्होंने सचमुच क्या किया है, क्या सकारात्मक, क्या इनका योगदान है, सब मिलाकर क्या अच्छा क्या बुरा योगदान है। क्योंकि हमारी आलोचना में किसी से कोई गहरा साक्षात्कार करने की उसके पास वो रिगर जो चाहिए, श्रम साध्यता वो जो चाहिए वो है नहीं। जैसे मुक्तिबोध ने जो है प्रसाद की कामायनी और नई कविता और उर्वशी, इन पर जो काम किया, नई कविता पर जो उनका काम है, उसकी जो सीमा बताते हैं मुक्तिबोध, वो एक अंतिम विश्लेषण लगता है कि मानसिक घात प्रतिघात उसमें है, मनुष्य के आंतरिक मानसिक घात प्रतिघात। या जिस तरह मलयज ने शमशेर जी पर काम किया है, उसके बाद विष्णु खरे ने चंद्रकांत देवताले पर काम किया, क्या हमारे आज के आलोचकों ने इनमें से क्या इस तरह का काम किया नहीं किया? तो ये आलोचना की, अब आलोचना तो समाज में ही समाप्त हो रही है, हम कोई आलोचना करते ही नहीं है। हम सत्ता हमसे जो कहती है सब लोग मान लेते हैं, मध्य वर्ग के लोग। सत्ताधारी हमसे झूठ बोलते हैं कि हम ये थे, हम विश्वगुरु थे, और हम जो मान लेते हैं विश्वगुरु थे। तो हमने अपने आलोचना शक्ति को, आलोचना के सामर्थ्य को
क्रिटिकलिटी को हमने गिरवी रख दिया है सत्ताधारियों के यहाँ। और हमने सोचने का काम भी सत्ताधारियों पर ही छोड़ दिया है। और ये इस मध्य वर्गीय हिंदी समाज की बहुत बड़ी त्रासदी है। तो ये इसकी इसकी झलक आलोचना में भी है। और आलोचना क्योंकि वो अकादमिक ज्यादा है, वो हिंदी अध्यापकों का शगल है या व्यवस्था है या जो भी है, वो हिंदी आलोचकों, हिंदी अध्यापकों कब्जे में है। तो हिंदी अध्यापन का हिंदी समाज में क्या हाल है ये आप जानते ही हैं, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ये कहा जाता है और ये देखा भी गया है कि साहित्य के क्षेत्र में कभी कहानी केंद्र में रहती है, कभी हाँ, कभी उपन्यास केंद्र में रहता है। क्या ये माना जाए कि इस समय कविता केंद्र में है? नहीं, कविता तो केंद्र में नहीं है। और कविता जो है केंद्र में, असल में केंद्र में होना और केंद्र से बाहर होना, ये इस तरह के जो वो है, इस तरह की कोटियां जो है, इस तरह के विभाजन जो है, मैं उनको बहुत समझ नहीं पाता हूँ। क्योंकि असल में बात यह है कि साहित्य जो है वो कोई संरचना नहीं है। तो उसको हम सत्ता संरचना की तरह देखना, उसको बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो तो केंद्र में होना, हाशिए पर होना, हाशिया तो एक कवि के लिए मुख्य भूमि हाशिया ही है। हाशिया हाशिया ही केंद्र है। मैं अपने आप को हाशिए पर मानता हूँ। आने वाले दिनों में कविता का की दिशा क्या होगी? क्योंकि समय तो बहुत तेजी से बदल रहा है, समय लोगों के अंदर बहुत उहापोह है, बहुत हलचल है। अंदर भले ही सवाल ना पूछे जा रहे हो, लेकिन अंदर तो लोगों के क्रोध जमा हो ही रहा है। आने वाले दिनों में कविता का क्या स्वरूप होगा? देखिए, असल में बात यह है कि आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता क्यों। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छा तो होने नहीं जा रहा है, अच्छा तो नहीं होगा, इतना मैं जानता हूं। क्या आपको लगता है कि ये जो कोविड नाम की महामारी ने जो दुनिया में लाखों जानें ले ली हैं, और आ, और कई कई लाख लोग उससे संक्रमित हैं, और एक बहुत बड़ी ऐसा धरती का कोई कोना नहीं बचा है जहां ये न गया हो, क्या इसके बाद क्या विश्व पूंजीवाद कोई सबक सीखेगा? या अमेरिका और ब्रिटेन और महाशक्तियों के जितने रंग ढंग क्या वो बदल जाएंगे? क्या हम पर्यावरण को बचाना शुरू कर देंगे उसके बाद? ये तो नहीं, संभव नहीं है। क्या ये दुनिया में लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगेंगे? कि क्या उत्तर भारतीय हिंदू जो है वो मुसलमान से घृणा करना बंद कर देगा, या उसको तंग करना, सताना, उत्पीड़ित करना बंद कर देगा? क्या जो फासिस्ट पार्टियां दुनिया भर में हैं, चाहे चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कहीं हो, क्या वो अपने फासिस्ट एजेंडे को खत्म कर देंगे? क्या पूंजी जो है वो, पूंजी और बाजार जो है वो लोगों का शोषण करना बंद कर देंगे? क्या उपभोक्तावाद खत्म हो जाएगा? मुझे ऐसा ऐसा नहीं लगता है। तो ये मानने का कोई कारण नहीं है कि लोगों के बीच बहुत लोगों का क्रोध है। वो तो लोग भी शायद बहुत पहले लिख चुके हैं, क्रोध होगा पर विरोध नहीं, क्रोध होगा पर विरोध नहीं अर्जियों के सिवाय। आज जो है, जो भी हमारे वामपंथी बुद्धिजीवी जो कुछ करते हैं हिंदी में उतना नहीं, हिंदी में बहुत कम, अंग्रेजी में बहुत ज्यादा, तमाम वो अर्जियां हैं दरअसल, वो एप्लीकेशन है वो। तो वो प्रार्थना पत्र है एक तरह के, भाई आप ऐसा मत कीजिए। इससे कोई बदलने वाला है मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता विश्व का पूंजी का साम्राज्यवाद है, उसका जो एजेंडा है वो इतना व्यापक है, इतना 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 ज्यादा क्या कहेंगे उसको, इतना वो इतना इतना एजेंडा भीषण है वो, कि वो एजेंडा नहीं बदलेगा वो, ये है। तो एक बात है। दूसरी बात है कि
भविष्य की कविता का स्वरूप जो है, अगर मैं ये कह दूं कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखेगी उसको, ये सब बातें फोनी है। ये सब बातें जो है बनावटी, बनावटी बातें हैं। मसलन ये कहना कि ट्विटर पर कविता आने से कविता बदल जाएगी, या ये कहना वैसे ही है जैसे कि आपके घर काम करने वाली मेट के हाथ में मोबाइल आने से उसकी दुनिया बदल जाएगी। मैं इस तरह का आशावाद नहीं टालता, और ये मेरी अपनी सीमा है। तो ये भविष्य में इतना जरूर है कि कविता क्योंकि बहुत पहले से थी, जब मनुष्य ने हलचल करना शुरू किया था इस धरती पर, तो उसके जो कुछ ही बाद कविता भी आ गई थी। तो शायद कविता बची रहेगी, और वो किस रूप में रहेगी ये मैं ठीक नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास कोई उपाय ये जानने का नहीं, ये नहीं जाना जा सकता है। लेकिन कविता रहेगी, और शब्द रहेंगे बचे हुए, भाषा रहेगी, तो कविता भी रहेगी। और जहां तक दौर का सवाल है, ये दौर कविता का नहीं है। ये दौर जो है कविता विरोध का दौर है, और यहाँ तक कि आलोचक भी कविता विरोधी है इस दौर में। और तो आश्चर्य करेंगे आप कि मैंने तो कविता के अनेक आलोचकों को कविता का विरोधी पाया है, और कविता के पास वो वैमनस्य के साथ जाते हैं, वो किसी प्रेम के साथ नहीं जाते कविता के पास। तो ये कविता विरोध तो समाज को कविता की कोई जरूरत नहीं है। 50 करोड़ लोग हिंदी भाषी बताए जाते हैं। 50 करोड़ लोगों के बीच आधी किताब अगर 5000 बिक जाती है, तो ये क्या है? ये केंद्र में होना है? कौन सी केंद्रीयता है ये? मैं इतने वर्ष से लिख रहा हूं, मेरे साथ के कभी इतने वर्ष से लिख रहे हैं, उनका एक किताब उनकी अधिकतम 5000 बिकती है 50 करोड़ लोगों के बीच में। तो ये क्या मैं केंद्र में हूँ? मैं तो हाशिए पर हूँ। हो सकता है मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, हो सकता है मैं स्वर्ग में रह रहा हूँ। हम सब हाशिए पर हैं, जितने कवि हैं वो सब हाशिए पर हैं। पूरा लेखन हिंदी समाज के हाशिए पर हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जो गद्य है, उपन्यास है, कहानी है, उसकी अपील ज्यादा है समाज में, वो ज्यादा बिकता है। और ये तो कहा ही जाता है इस समय दुनिया भर में कि भाई कविता तो बहुत नीरस हो चुकी है, उसका सारा रस समाप्त हो चुका है, और अब तो गद्य में ही रस। शुरू से ही उपन्यास, शुरू से ही कविता के मुकाबले कहीं कहीं अधिक लोकप्रिय रहा है। चाहे टोल्स्टॉय का जमाना हो, चाहे बाल्जाक का जमाना हो। पढ़ो कविताएं। हाँ, 2 कविताएं आपकी जी, अच्छा, हाँ जी, ये मेरे नए संग्रह से हैं। ये नए संग्रह का नाम है स्मृति एक दूसरा समय है। ये सेतु प्रकाश वर्णमाला। हाँ, स्मृति एक दूसरा समय है। हाँ, वर्णमाला। हाँ। वर्णमाला। एक भाषा में अ लिखना चाहता हूँ, अ से अनार, अ से अमरूद, लेकिन मैं लिखने लगता हूँ अ से अनर्थ, अ से अत्याचार। कोशिश करता हूं कि क से कलम या करुणा लिखूं, लेकिन मैं लिखने लगता हूं क से क्रूरता, क से कुटिलता। अभी तक ख से खरगोश लिखता आया हूं, लेकिन ख से अब लगातार किसी खतरे की आहट आती है। मैं सोचता था फ से फूल ही लिखा जाता होगा, बहुत सारे फूल, घरों के बाहर, घरों के भीतर, मनुष्यों के भीतर, उनकी आत्मा में। लेकिन मैंने देखा तमाम फूल जा रहे थे हत्यारों के गले में माला बनकर डाले जाने के लिए। कोई मेरा हाथ जकड़ता है और कहता है, भ से लिखो भय, जो अब हर जगह मौजूद है। द दमन का और प पतन का प्रतीक है। आतताई छीन लेते हैं हमारी पूरी वर्णमाला। वह भाषा की हिंसा को बना देते हैं एक समाज की हिंसा। हा को हत्या के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। हम कितना ही हा से हल और हिरण लिखते रहे, वह हा से हत्या लिखते रहते हैं हर समय। दूसरी कविता है भूलने का युग। याद रखने पर हमला है और भूल जाने की छूट है। मैं अक्सर भूल जाता हूँ नाम, अक्सर भूल जाता हूँ चेहरे। एक आदमी मिलता है बिना चेहरे का एक नाम, एक स्त्री मिलती है बिना नाम का एक चेहरा। कोई पूछता है आपका नाम क्या है, तो उसे यकीन नहीं होता
जब मैं भूला हुआ कुछ याद करने की कोशिश करता हूँ, कुछ देर किसी के साथ बैठता हूँ तो याद नहीं आता उसका नाम, जो कभी एक झंडे की तरह फहराता था उस पर। उसका चेहरा लगता है जैसे किसी अनजान जगह की निशानदेही हो। यह भूलने का युग है, जैसा कि कहा जाता है। नौजवान भूलते हैं अपने माताओं पिताओं को, चले जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर, याद रखते हैं सिर्फ वह पता, वह नाम, जहां ज्यादा तनख्वाहें हैं, ज्यादा कारें हैं, ज्यादा जूते और ज्यादा कपड़े हैं। बाजार कहता है याद मत करो अपनी पिछली चीजों को, पिछले घर को याद मत करो, पीछे मुड़कर देखना भूल जाओ। जगह जगह खोले जा रहे हैं नए दफ्तर, याद रखने पर हमले की योजना बनाने के लिए। हमारे समय का एक दरिंदा कहता है तुम मेरा दरिंदा होना भूल जाओ। ठीक है, धन्यवाद आपको। अभी आप सभी लोगों का आभार। धन्यवाद मंगलेश जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दोस्तों, हमारे मित्रों, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा।